प्यारे बच्चों, हम लोग 2 चैप्टर पढ़े और इसके बाद व्याकरण हम बता रहे थे। व्याकरण में हम संज्ञा सर्वनाम बताए थे, जो पहले पढ़ चुके हैं उसी को हम फिर से दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। अब इसके बाद पढ़ना है शब्द विचार। तो शब्द विचार भी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अब उसको रिवाइज कर रहे हैं। शब्द विचार में शब्द पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले शब्द कहते किसको है ये जानेंगे। तो शब्द वर्णों का मेल है जिसका कि कोई अर्थ होता है। वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है, लेकिन वह सार्थक होना चाहिए, तभी हम उसको शब्द कहेंगे। यदि वर्णों के मिलाने से वर्णों का समूह यदि कोई अर्थ धारण नहीं करता है, तब हम उसको शब्द नहीं कहेंगे। इसलिए शब्द वर्णों के समूह को नहीं कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कमल, तो कमल में 6 वर्ण है। क व्यंजन, अ स्वर, ऐसे म में 2 और ल में 2, तो कुल मिलाकर 6 वर्ण 3 अक्षर। हम इसको इस क्रम में क के बाद म के बाद ल, इस क्रम में समूह में इसको रखे तो कमल शब्द का निर्माण। तो कमल को शब्द इसलिए कहे क्योंकि कमल का अर्थ है, इसीलिए कमल बोले, सब कमल को शब्द बोले। लेकिन यही क्रम उल्टा कर दें या दूसरा कर दें, लमक, ल म क, इसमें भी उतना ही वर्ण है, उतना ही अक्षर है, लेकिन इस समूह को हम वर्ण वही है, लेकिन ऐसे इस क्रम से जो समूह रखा गया वर्णों का, समान वर्णों का, इसको हम शब्द नहीं कहेंगे क्योंकि लमक का कोई अर्थ नहीं हुआ। इसलिए परिभाषा में वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आप समझ गए होंगे, पहले भी पढ़े हैं। तो वर्णों के समूह को जिसका कोई अर्थ है वो हम शब्द कहते हैं। अब इसका हम भेद करते हैं। तो शब्द का भेद हम अलग अलग आधार पर करते हैं। पहला आधार है रचना के आधार पर शब्द का भेद करते हैं, फिर अर्थ के आधार पर, फिर स्रोत के आधार पर, अर्थात वह शब्द किस भाषा से, हिंदी भाषा में आया, इस आधार पर, और फिर प्रयोग के आधार पर शब्द का प्रयोग करते हैं। इस आधार पर हम शब्द का भेद शब्द का भेद करते हैं, शब्द का प्रकार पढ़ते हैं, जानते हैं। तो पहला है रचना के आधार। तो भेद रचना के आधार पर यानी बनावट के आधार पर हम यहाँ लिखे हुए 3 प्रकार का शब्द। तो शब्दों की रचना कैसे होती है? वर्णों के मिलने से। तो यदि वर्णों को अलग अलग कर दें तो इस प्रकार हम अलग करें कि उसका जो टुकड़ा हो उसका कोई अर्थ हो या अर्थ ना हो, 2 ही प्रकार का टुकड़ा बनेगा। जब शब्द का निर्माण वर्णों से होता है, उसकी रचना वर्णों से होती है, तो हम यदि उसको टुकड़ा करेंगे, खंड करेंगे, तो ऐसा खंड बनेगा जिस खंड का अर्थ होगा या नहीं भी होगा। खंड होगा, उसका अर्थ होगा, और उसका अर्थ नहीं भी होगा। और यदि उसका अर्थ है तो वह सार्थक खंड हुआ, और उस पूरे शब्द का निर्माण उस खंड के मिलने से ही हुआ। तो इस आधार पर हम 3 तरह का शब्द कहते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार का शब्द। पहला हुआ रूढ़ शब्द। वह शब्द हुआ जिसका टुकड़ा हम करते हैं, जिसका खंड करते हैं, तो उसके खंड का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन उसी टुकड़े को मिलाते हैं तो पूरे शब्द का अर्थ परंपरा से आता है, रूढ़ से आता है, और एक ही अर्थ होता है। ऐसे शब्द को हम कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे उदाहरण में हम बता रहे हैं, जैसे जल,
तो जल का टुकड़ा करेंगे तो एक टुकड़ा ज होगा, दूसरा टुकड़ा ल होगा। ज का कोई अर्थ नहीं होगा, ल का कोई अर्थ नहीं होगा। और दोनों के मिलने से जल हुआ, और जल का एक ही अर्थ हुआ पानी। और यह परंपरा से अर्थ है। कहने का अर्थ हुआ कि इसको पहले से लोग पानी को जल कह रहे हैं तो हम भी कहते हैं। हाथी का भी यदि हम इस शब्द का टुकड़ा करेंगे हा और थी, तो दोनों का कोई अलग अलग अर्थ नहीं होगा। दोनों के मिलाने से शब्द बना हाथी। तो हाथी जो अर्थ आया यह परंपरा से, और हाथी का एक ही अर्थ हुआ, विशेष प्रकार का पशु जानवर। और यह हाथी का अर्थ जो आया यह परंपरा से आया। हाथी को हाथी क्यों कहते हैं? क्योंकि लोग कहते आए, हम भी कह रहे। तो इस तरह वह शब्द जिसका कोई सार्थक खंड नहीं है और जिसका एक ही अर्थ होता है और जो अर्थ परंपरा से आया है, ऐसे शब्द को हम कहते हैं रूढ़ शब्द। दूसरा शब्द है यौगिक। यौगिक शब्द योग से बना, यानी जुड़ा हुआ शब्द। अर्थात यदि शब्द को हम टुकड़ा करेंगे तो उसका सार्थक खंड होगा, उसके खंड का कोई अर्थ होगा, और उसी के खंड के मिलने से पूरे शब्द का निर्माण, और उस पूरे शब्द का अर्थ और रचना उसी खंड से मिलकर बना। ऐसे शब्द को हम कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे यहाँ पाठशाला, इसका दो कई टुकड़ा करेंगे टुकड़ा बनेगा, लेकिन दो टुकड़ा सार्थक बनेगा। पाठ और शाला। शाला मतलब घर और पाठ मतलब पढ़ाई लिखाई। तो पढ़ाई लिखाई का घर यानी विद्यालय को हम पाठशाला कहते हैं। तो इसका अर्थ इसके टुकड़े से ही आया और इसका रचना भी उसी से हुआ। तो दो शब्दों के दो सार्थक खंड के मिलने से पूरे शब्द का निर्माण। ठीक वैसे ही विद्यार्थी, यह भी दो सार्थक खंड के मिलने से हुआ। इसका टुकड़ा करेंगे दो सार्थक टुकड़ा बनेगा। विद्या और अर्थी। अर्थी मतलब जिसका उद्देश्य है, जो अर्जन करता है, विद्या। तो विद्यार्थी का अर्थ हुआ, पूरा अर्थ आया दो टुकड़े से, विद्या और अर्थी से आया। विद्यार्थी का अर्थ हुआ जिसका अर्थ, जिसका उद्देश्य विद्या प्राप्त करना। तो इस प्रकार दो सार्थक शब्दों के समूह को मिलाने से विद्यार्थी शब्द बना। तो योग हुआ, दो शब्दों का योग हुआ, जिससे कि नया शब्द बना यौगिक। तो विद्यार्थी शब्द बना और इसीलिए विद्यार्थी शब्द यौगिक शब्द। फिर तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ये नाम से ही पता चलता है कि इसमें यौगिक शब्द का भी गुण है और रूढ़ शब्द का भी गुण है। रूढ़ शब्द का क्या गुण है कि एक ही अर्थ परंपरा से आता है, और यौगिक शब्द का क्या गुण है कि वह सार्थक खंड के मिलने से बनता है। तो यह शब्द दोनों अर्थ धारण करता है, यानी इसका सार्थक टुकड़ा होगा। जैसे यहाँ दशानन हम लिखे हैं तो इसका दो सार्थक टुकड़ा होगा, 10 संख्या, और आनंद, आनंद मतलब मुख। तो जिसको 10 मुख है इसका अर्थ यही निकला, और 10 और आनंद के मिलने से दशानन शब्द हुआ। तो ये यौगिक शब्द हुआ, लेकिन इसका एक ही अर्थ हुआ। हम दशानन केवल रावण को ही कहते हैं, इसीलिए ये रूढ़ शब्द, रूढ़ भी हो गया, इसीलिए दशानन योग रूढ़ शब्द कहा है। जैसे चतुर्भुज, तो चतुर मतलब चार, भुज मतलब भुजा। चतुर्मुख, चतु मतलब चार, मुख मतलब मुख। तो चतुर्मुख ये पूरा शब्द बना चतु और मुख के मिलने से, और इसका एक ही अर्थ हुआ ब्रह्मा। ब्रह्मा को हम चतुर्मुख कहते हैं, उनको चार मुख होता है। तो ये रूढ़ शब्द हो गया, एक ही अर्थ धारण करने वाला। तो इस प्रकार यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द दोनों का गुण योग रूढ़ में होता है। तो तीन तरह का इस प्रकार हुआ रचना के आधार पर। रूढ़ शब्द जिसका कोई सार्थक खंड नहीं होता है, जिसका एक ही अर्थ है, जो परंपरा से आया। दूसरा यौगिक शब्द जिसका सार्थक खंड है, उसके मिलने से ही, उसके टुकड़े के मिलने से ही उसकी रचना हुई और उसका अर्थ आया। और योग शब्द हुआ जो सार्थक खंड के मिलने से बना, लेकिन उसका परंपरा से अर्थ आया, उसका रूढ़ अर्थ हुआ, उसका एक ही अर्थ हुआ। ऐसे शब्द को हम कहेंगे रूढ़ शब्द। धन्यवाद। इसके बाद आगे हम आपको बताएंगे अगला आधार जिस पर कि हम शब्द को भेद करते हैं। धन्यवाद।